हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो स्टूडेंट्स, आज हम सत्र 2023-24 के लिए अपनी क्लासों को शुरू कर रहे हैं और आज हमारी ये फिजिक्स की पहली क्लास है। इसमें हम आप लोगों को क्लास 12 की फिजिक्स विषय के अंतर्गत जो आपका सेकंड पेपर है, सेकंड पेपर को हम शुरू करने जा रहे हैं और बहुत ही बेसिक लेवल से आप लोगों को एक एक बात अच्छी तरीके से समझाने की कोशिश करेंगे। कोई भी टॉपिक आपका नहीं छूटेगा। आप सभी को पता है कि आपके पाठ्यक्रम में बदलाव हुआ है, तो आपके पाठ्यक्रम में जो बदलाव हुआ है, जो भी नया पाठ्यक्रम है, उसी के अनुरूप आप सभी को क्लासें प्रदान की जाएंगी। तो सभी लोग डेली जो भी मैं क्लासें आपको प्रोवाइड कर रहा हूं, इन क्लासों को लगातार करते रहिए, जिससे आप सभी लोग अपने बोर्ड एग्ज़ाम में अच्छा स्कोर कर पाएँ। तो चलिए आज हम शुरू करते हैं क्लास 12 की फिजिक्स विषय के अंतर्गत जो आपका सेकंड पेपर है। सेकंड पेपर में सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं भैया प्रकाशिकी से, यानी ऑप्टिक्स से। तो यहाँ पर हम ये जानेंगे कि प्रकाशिकी होती क्या। पहले प्रकाशिकी की परिभाषा को समझेंगे, फिर देखिए प्रकाशिकी को भैया दो खंडों में विभाजित किया गया है, एक किरण प्रकाशिकी और एक तरंग प्रकाशिकी। ठीक है, किरण प्रकाशिकी क्या होती है, तरंग प्रकाशिकी क्या होती है, इसके बारे में जानेंगे। फिर इस प्रकाश की यूनिट के अंतर्गत, ये प्रकाश की एक यूनिट है, इस यूनिट के अंतर्गत हम अध्ययन करेंगे प्रकाश का परावर्तन, गोलीय दर्पण और प्रकाश का अपवर्तन। मतलब इस चैप्टर को डिटेल से पढ़ने वाले हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे। देखिए नोट्स जो है आप सभी लोगों को बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट PDF आपको उपलब्ध कराई जाएगी। आप टेलीग्राम चैनल पर सर्च कर लीजिए बालाजी स्टडी मोशन और वहाँ पर ज्वाइन हो जाइए। टेलीग्राम चैनल से आपको PDF मिल जाएगी। यहाँ पर हम शुरुआत करते हैं कहाँ से भाई, प्रकाशिकी से, कि ऑप्टिक्स क्या होता है। इसकी बहुत ही सरल परिभाषा मैंने आप सभी के समक्ष नोट किया है। प्रकाशिकी की परिभाषा होती है भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसमें प्रकाश का विस्तृत अध्ययन किया जाता है, वह कहलाती है प्रकाशिकी। प्रकाशिकी क्या होती है, भौतिक विज्ञान की वह शाखा होती है जिसमें प्रकाश का विस्तृत अध्ययन किया जाता है, वह आपकी कहलाती है ऑप्टिक्स, यानी प्रकाशिकी कहलाती है। प्रकाशिकी को दो खंडों में विभाजित किया गया है, पहला किरण प्रकाशिकी, दूसरा तरंग प्रकाशिकी। किरण प्रकाशिकी क्या होता है, किरण प्रकाशिकी में प्रकाश को एक किरण मान कर करके जो उससे संबंधित घटनाएं होती हैं उनका विस्तृत अध्ययन किया जाता है। जबकि तरंग प्रकाशिकी क्या होती है, तरंग प्रकाशिकी में प्रकाश को तरंग मान करके उससे होने वाली संबंधित जो घटनाएं होती हैं उनका विस्तृत अध्ययन किया जाता है। तो इस तरीके से उम्मीद है कि आप सभी लोगों को सबसे सरल लैंग्वेज में ये पता चल गया होगा कि प्रकाशिकी क्या होती है, जिसमें प्रकाश का विस्तृत अध्ययन किया जाता है। प्रकाश की एक भौतिक विज्ञान की शाखा होती है। प्रकाशिकी को भैया दो खंडों में विभाजित किया गया है, एक किरण प्रकाशिकी और एक तरंग प्रकाशिकी। किरण प्रकाशिकी में प्रकाश को किरण मान करके प्रकाश का विस्तृत अध्ययन किया जाता है, उससे संबंधित होने वाली घटनाओं का अध्ययन किया जाता है। और तरंग प्रकाशिकी में प्रकाश को एक तरंग मान करके उस प्रकाश का विस्तृत अध्ययन किया जाता है। ठीक है, हम किरण प्रकाशिकों को भी डिटेल से पढ़ेंगे और तरंग प्रकाशिकों को भी डिटेल से पढ़ेंगे। अब इसके अंतर्गत, इस प्रकाश की यूनिट के अंतर्गत सबसे पहले हम ये जानेंगे कि प्रकाश क्या होता है। ठीक है, कहने को तो बहुत आसान है कि प्रकाश, तो भैया हम जानते हैं कि प्रकाश एक माध्यम है जिसके द्वारा हम वस्तुओं को देख सकते हैं। लेकिन देखिए अब आप सभी लोगों का हाई स्कूल से ऊपर लेवल हो गया है आपका, आप क्लास 12 में पहुंच गए हैं। तो प्रकाश के बारे में कुछ मैं आप लोगों को ऐसी बातें बताऊंगा, हो सकता है जिनसे आप परिचित ना हो। ठीक है ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट बातें बताऊंगा, तो ध्यान से समझिएगा। मैंने कह दिया नोट्स आप बना सकते हो, बहुत ही आसान भाषा में आपको नोट्स बनवाए जाएंगे। तो यहाँ पर देखिए आज की क्लास छोटी भी होगी, बहुत ज़्यादा भारी क्लास नहीं होगी। यहाँ पर आप सभी लोगों को सबसे पहले हम प्रकाश के बारे में बता देते हैं कि भैया प्रकाश होता क्या है। आप कभी नहीं भूलोगे, बस ध्यान से मेरी बात को समझिएगा। देखिए जैसे कोई मान लीजिए, आप इमेजिन कीजिए, कल्पना कीजिए कि एक बंद अंधेरा कमरा है। क्या है, एक बंद अंधेरा कमरा है, उसमें प्रकाश की एक इतनी सी किरण नहीं आ रही। तो जब प्रकाश की कोई किरण बंद अंधेरे कमरे में नहीं होगी तो जाहिर सी बात है कि जो बंद अंधेरा कमरा है उसके अंतर्गत जो वस्तुएं रखी हैं उसके अंदर, वो वस्तुएं हमें नहीं दिखाई देंगी। क्योंकि वस्तुएं हमें कब दिखाई देती हैं, जब प्रकाश होता है। क्योंकि प्रकाश वस्तुओं को दिखाने का कार्य करता है, वो माध्यम होता है। तो कोई एक बंद अंधेरा कमरा है, अगर उसमें कोई भी प्रकाश की किरण नहीं है और अचानक मान लीजिए उस बंद अंधेरे कमरे में मोमबत्ती को जला देते हैं या बल्ब को जला देते हैं,
तो जो बल्ब का तंतु होता है उससे क्या उत्पन्न होती है, विकिरण उत्पन्न होती है, ठीक है ना। जो विकिरण उत्पन्न होती है वह विकिरण जाती है वस्तुओं पर पड़ती है, और वस्तुओं पर पड़ने के पश्चात वो परावर्तित होती है, और परावर्तित होने के पश्चात फिर हमारी आँखों पर पड़ती है। जब हमारी आँखों पर पड़ती है तो हमारी आँखों में संवेदना उत्पन्न करती है, जिससे हम वस्तुओं को देख पाते हैं। समझिएगा पूरी बात। एक भैया बंद अंधेरा कमरा था, और इस बंद अंधेरे कमरे में जो भी वस्तुएं रखी थी वो वस्तुएं हमें नहीं दिखाई पड़ रही थी, क्योंकि वो बंद अंधेरे कमरे में प्रकाश था ही नहीं। और जैसे ही ये प्रकाश आ जाता है, जैसे ही प्रकाश मान लीजिए बल्ब जलने लगा, तो यहाँ से ये प्रकाश जो है बल्ब के तंतु से ये विकिरण जो है उत्पन्न होता है यह प्रकाश, और ये जाकर पड़ता है वस्तु पर पड़ता है, पहले जाकर वस्तु पर ही पड़ता है, फिर वस्तु पर पड़ने के पश्चात परावर्तित होता है, उसके बाद हमारी आंखों पर पड़ता है और हमारी आंखों में संवेदना उत्पन्न करता है, तब उस कमरे में रखी वस्तुएं हमें दिखाई देती हैं। मतलब हम कह सकते हैं कि प्रकाश एक प्रकार की विकिरण ऊर्जा होती है जो हमारी आंखों में दृष्टि संवेदना उत्पन्न करती है, देखने की क्षमता पैदा करती है। सबसे आसान परिभाषा, ठीक है। ये भी आप कह सकते हो कि प्रकाश एक प्रकार का माध्यम है जिसके द्वारा हम वस्तुओं को देखने का कार्य करते हैं। और ये भी आप बोल सकते हो कि प्रकाश एक प्रकार की विकिरण ऊर्जा है, ठीक है, जो कि हमारी आंखों में दृष्टि संवेदना उत्पन्न करती है, यानी वस्तुओं को दिखाने का कार्य करती है, ठीक है। प्रकाश हमें स्वयं नहीं दिखता है बल्कि वो वस्तुओं को दिखाता है, ठीक है। प्रकाश हमें स्वयं नहीं दिखता बल्कि वो वस्तुओं को दिखाता है, याद रखिएगा, ठीक है। और प्रकाश एक ऐसी विकिरण ऊर्जा है जो कि विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में गमन करती है, विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में चलती है। तो ये भी आप लिख सकते हो कि प्रकाश एक प्रकार की क्या है, विकिरण ऊर्जा है जो कि विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में चलती है, ठीक। और सबसे सरल परिभाषा तो प्रकाश की यही है कि प्रकाश एक प्रकार की विकिरण ऊर्जा है जो कि हमारी आंखों में दृष्टि संवेदना उत्पन्न करती है और हमें वस्तुएं दिखाई देती हैं। इससे संबंधित बहुत ही इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताने जा रहा हूं। अब प्रकाश की तो ये परिभाषा हो गई, उम्मीद है आप सभी लोगों ने सुन लिया होगा, समझ लिया होगा और आपको याद हो गई होगी। अब इसके आगे बात करेंगे कि जो प्रकाश होता है, ध्यान समझिएगा, प्रकाश की जो तरंग दैर्ध्य होती है, प्रकाश की तरंग दैर्ध्य, ये क्वेश्चन जो है बहुविकल्पी में पूछा जाता है कि जो प्रकाश की तरंग दैर्ध्य होती है वो कितनी होती है। तो प्रकाश की तरंग दैर्ध्य भैया 3900 एंगस्ट्रॉम से कितनी होती है, 7800 एंगस्ट्रॉम। 3900 एंगस्ट्रॉम से 7800 एंगस्ट्रॉम होती है प्रकाश की तरंग दैर्ध्य। जहाँ एक एंगस्ट्रॉम क्लास 11th में पढ़ा है, एक एंगस्ट्रॉम बराबर होता है 10⁻⁻10 मीटर। कितना होता है, 10⁻⁻10 मीटर। क्लियर है, याद रहेगा। प्रकाश की तरंग दैर्ध्य कितनी होती है, 3900 एंगस्ट्रॉम से 7800 एंगस्ट्रॉम, और एक एंगस्ट्रॉम बराबर 10⁻⁻10 मीटर होता है। क्लियर है। और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात, निर्वात में प्रकाश की चाल, ये भी आपको पता होना चाहिए कि जो निर्वात में प्रकाश की चाल होती है, इसके अंतर्गत आपको पता होना चाहिए निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है। निर्वात का मतलब नी का मतलब नहीं, वात का मतलब वायु। एक ऐसा स्थान जहाँ पर वायु नहीं पाई जाती है उस स्थान को बोलते हैं भैया निर्वात। और निर्वात में जो प्रकाश की चाल होती है वो आपकी होती है 3×10⁸ मीटर प्रति सेकंड। सभी विद्यार्थियों को ये क्वेश्चन रटा होना चाहिए कि प्रकाश जो है वो निर्वात में भी गमन कर सकता है, और निर्वात में प्रकाश की जो चाल होती है वो 3×10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है, ठीक है। और अन्य पदार्थिक माध्यमों में जो प्रकाश की चाल होती है वो इससे कम होती है, इससे ज़्यादा नहीं होती। निर्वात में प्रकाश की चाल सबसे ज़्यादा होती है 3×10⁸ मीटर प्रति सेकंड, जबकि अन्य माध्यमों में जो प्रकाश की चाल होती है वो इससे कम ही होती है। तो उम्मीद है कि इतनी सारी बातें मैंने आपको प्रकाश से रिलेटेड बताई वो आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गई होंगी, ठीक है ना। बहुत ही विस्तार से मैंने बता दिया, ये सारी बातें आपको आनी चाहिए क्योंकि आप इंटर में पहुंच गए हो, इतनी बातें आपको आना बहुत ज़रूरी है। अब मैंने प्रकाश बता दिया, तो जो यहाँ पर हम अध्ययन कर रहे हैं वो प्रकाश का परावर्तन, गोलीय दर्पण और प्रकाश के अपवर्तन के बारे में इस चैप्टर में अध्ययन करेंगे। तो यहाँ पर अगली जो घटना हम पढ़ने जा रहे हैं वो प्रकाश के परावर्तन की घटना को हम पढ़ाने जा रहे हैं। तो सभी विद्यार्थी इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, अपने नोट्स बना सकते हैं, बहुत ही अच्छे नोट्स रहेंगे। मैं वादा करता हूँ आप सभी से कि आपको बोर्ड एग्जाम में 1% की दिक्कत नहीं होगी जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, अगर आप ऐसे नोट्स बना रहे हो। PDF मैं आपको टेलीग्राम पर उपलब्ध करा दूंगा नोट्स की, इसकी आप टेंशन बिल्कुल मत लीजिए। इसको रब कर दें भाई, चलिए इसको रफ कर देते हैं। और यहाँ पर इसके बाद आपको क्या सीखना भैया, प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश की बहुत ही महत्वपूर्ण घटना। और ये जो आप देखिए बुक पढ़ रहे हो इसमें सब प्रकाश की घटनाएं ही हैं, ठीक है। और जो आप घटना पढ़ने जा रहे हैं बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसमें अध्ययन करेंगे हम
कि जो प्रकाश का परावर्तन होता है वो क्या होता है। हालांकि क्लास 10th में आप लोगों ने प्रकाश का परावर्तन पढ़ा है, ठीक है। एक बार और अच्छी तरीके से देखिएगा, समझ में आपको बहुत ही अच्छा आएगा, ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। तो अगली हेडिंग भैया आपका हो जाएगी, क्या हेडिंग हो जाएगी? प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन। अगर आपको देखते देखते ना याद करा दिया तो बेकार है। प्रकाश का परावर्तन क्या होता है? इंग्लिश में इसको बोलते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। प्रकाश का परावर्तन क्या होता है भैया? प्रकाश का परावर्तन बहुत ही डिटेल से समझेंगे। देखिए, प्रकाश का परावर्तन, परा का मतलब वापस, वर्तन का मतलब घटना। तो प्रकाश का किसी पालिशदार चिकने तल पर पड़कर वापस होने की जो घटना होती है वो प्रकाश का परावर्तन कहलाती है। सिंपल सी बात है। अब यहाँ पर आपको बहुत ध्यान से समझना है। प्रकाश के परावर्तन को हम एक फिगर के माध्यम से समझ आते हैं। यहाँ पर ले लेते हैं एक परावर्तक तल। परावर्तक तल की खास बात होती है कि उसके एक भाग पर क्या होती है भैया? पेंट की कलाई होती है। क्या होती है? एक भाग पर पेंट की कलाई होती है। और दूसरा तल क्या होता है? परावर्तक तल होता है। इससे एक 90 डिग्री का कोण बनाती हुई मैंने एक रेखा खींची, जो परावर्तक तल से 90 डिग्री का कोण रेखा बनाती है। उस रेखा को हम कहते हैं अभिलंब। क्या बोलते हैं भाई? अभिलंब बोलते हैं, ठीक है ना। बहुत ही ध्यान से एक एक बात को समझिएगा। और इस तल को हम बोलेंगे परावर्तक तल। क्या बोलेंगे? परावर्तक तल, ठीक। तो जब कोई प्रकाश किरण इस परावर्तक तल पर आपतित होती है, जब कोई प्रकाश किरण इस परावर्तक तल पर आपतित होती है, तो वह जो प्रकाश किरण होती है वह उसी माध्यम में पुनः वापस हो जाती है। प्रकाश की इस घटना को हम प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। प्रकाश का परावर्तन क्या होता है? जब प्रकाश की कोई किरण किसी पालिशदार चिकने तल पर पड़ती है तो उसका अधिकांश भाग पुनः उसी माध्यम में वापस हो जाता है। प्रकाश की इस घटना को हम प्रकाश का परावर्तन कहते हैं, ठीक है। प्रकाश के परावर्तन की घटना में इस किरण को बोलते हैं हम आपतित किरण। क्या बोलते हैं भाई? आपतित किरण बोलते हैं। और यहाँ पर ये किरण आपकी कौन सी है? अभिलंब है। अभिलंब और आपतित किरण के बीच कौन सा कोण बनता है भैया? आपतन कोण बनता है। और ये किरण वापस है, इसलिए इस किरण को हम बोलेंगे परावर्तित किरण। कौन सी किरण बोलेंगे? परावर्तित किरण। और परावर्तित और अभिलंब के बीच जो कोण बनता है उसे हम परावर्तन कोण बोलते हैं। क्या बोलते हैं भैया? परावर्तन कोण। आपतन कोण किसके किसके बीच बनता है? आपतित किरण और अभिलंब के बीच बना कोण आपतन कोण कहलाता है। परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच बना कोण परावर्तन कोण कहलाता है, ठीक। तो प्रकाश का परावर्तन क्या होता है कि जब प्रकाश, सुनिएगा ध्यान से और यही परिभाषा आपको लिखना है, कि जब प्रकाश किसी पालिशदार चिकने तल पर पड़ता है तो उसका अधिकांश भाग पुनः उसी माध्यम में वापस हो जाता है। प्रकाश की इस घटना को हम प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। अब इसके बाद इसमें बात आती है कि प्रकाश के परावर्तन संबंधी नियम कौन कौन से होते हैं। तो प्रकाश के परावर्तन संबंधी नियम 2 होते हैं। पहला नियम ये होता है कि जो ये किरण आपतित है और जो ये किरण परावर्तित है और जो ये अभिलंब है, आप देख पा रहे हो कि ये तीनों एक ही बिंदु पर हैं, है कि नहीं है, या एक ही तल में है। तो पहला नियम तो ये हो जाता है कि आपतित किरण, आपको बिल्कुल यही लिखना जो मैं आपको बोल रहा हूँ, आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं या एक ही बिंदु पे स्थित होते हैं। क्लियर? पहला नियम तो ये हो जाएगा, प्रकाश का परावर्तन संबंधी आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। ये प्रकाश का परावर्तन संबंधी पहला नियम है। उम्मीद है कि इतनी बात आपको समझ में आई होगी। अब जो दूसरा नियम होता है वो क्या होता है? ये तो पहला नियम हो गया। दूसरा नियम होता ये है कि जो ये आपतन कोण होता है, आपतन कोण I, ये सदैव परावर्तन कोण R के बराबर होता है। ये होता है प्रकाश का परावर्तन संबंधी दूसरा नियम, कि जिस एंगल पर कोई प्रकाश किरण परावर्तक तल पर आपतित होती है उसी एंगल से वह प्रकाश किरण क्या होती है? परावर्तित भी होती है। इसे हम प्रकाश का परावर्तन संबंधी द्वितीय नियम कहते हैं। तो इस तरीके से आपको प्रकाश का परावर्तन समझ में आ गया होगा कि जब कोई प्रकाश किरण किसी पालिशदार चिकने तल पर पड़ती है तो उसका अधिकांश भाग पुनः उसी माध्यम में वापस हो जाता है। प्रकाश की इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। और प्रकाश के परावर्तन संबंधी 2 नियम होते हैं। पहला नियम ये होता है कि आपतित किरण और परावर्तित किरण और अभिलंब ये तीनों एक ही तल में होते हैं। दूसरा नियम होता है आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है। उम्मीद है
कि आपको ये परिभाषा अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी। इसके बाद हम बात करेंगे इमेज क्या होता है, मतलब प्रतिबिंब क्या होता है, उसके बारे में बात करेंगे। तो इसे रफ कर देते हैं। अब आपको हम बताते हैं कि प्रतिबिंब की परिभाषा कैसे निकाली जाती है। आपको रटना नहीं भैया, कोई भी परिभाषा रटना नहीं है, समझना है केवल, ठीक है। समझोगे पूरी बात आपको समझ में आ जाएगी। इससे बेहतर आपको कहीं पर समझ में नहीं आएगा, बहुत ही ध्यान से समझिएगा। तो इसके बाद आपको अगली हेडिंग डालनी है प्रतिबिंब। कौन सी हेडिंग डालना भाई? प्रतिबिंब। प्रतिबिंब को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इमेज बोलते हैं। प्रतिबिंब को बोलते हैं इमेज। अब बात आती है कि प्रतिबिंब होता क्या है। प्रतिबिंब की मैं आपको दो परिभाषा बताऊंगा, बहुत ही आसान, बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में। देखिए, जब आप सुबह सुबह उठते हो या आप दर्पण के सामने जाते हो तो क्या होता है, दर्पण में आपकी आकृति बन जाती है। जो आपकी आकृति दर्पण में बनती है, उस आकृति को आपका क्या कहते हैं? प्रतिबिंब कहते हैं। देखिए, जैसे मान लीजिए मैंने आपके समक्ष एक दर्पण बना लिया। क्या बना लिया? एक दर्पण बना लिया, और यहाँ पर मैंने एक वस्तु को रख दिया, तो जब वस्तु को हम दर्पण के सम्मुख रखते हैं तो इस दर्पण में क्या होता है? इस वस्तु की आकृति बन जाती है, ठीक है। और इस आकृति को हम इस वस्तु का क्या बोलते हैं? प्रतिबिंब बोलते हैं। सबसे आसान परिभाषा, इसको आप वस्तु बोल सकते हो या इसको आप बिंब बोल सकते हो। वस्तु बोलो या बिंब बोलो, बिंब भी इसको बोला जाता है। और ये क्या है? दर्पण। तो प्रतिबिंब की परिभाषा ये होती है कि जब किसी दर्पण के सम्मुख किसी वस्तु को रखा जाता है तो दर्पण में उस वस्तु की आकृति बन जाती है। इस आकृति को उस वस्तु का क्या बोलते हैं भैया? प्रतिबिंब बोलते हैं। एक तो प्रतिबिंब की परिभाषा ये हो गई, सबसे आसान परिभाषा। दूसरी परिभाषा जो आपकी किताबों में लिखी वो क्या है? मैंने अभी आपको एक बात बताई थी कि वस्तु हमें कैसे दिखाई देती हैं। पहले प्रकाश आता है, वस्तु पर पड़ता है, और वस्तु पर पड़ने के पश्चात हमारी आंखों पर पड़ता है और हमारी आंखों में संवेदना उत्पन्न करता है और वस्तु दिखाई देने लगती है। तो जब कोई प्रकाश किरण क्या करती है? पहले वस्तु पर आती है, तो वस्तु पर पड़ने के पश्चात ये क्या होती है? परावर्तित होती है, और परावर्तित होकर कहाँ पर पड़ती है? दर्पण पर। अब दर्पण भी चूंकि एक परावर्तक तल होता है, तो दर्पण क्या करता है? उस प्रकाश किरण को पुनः वापस करता है, और पुनः जब वापस करता है तो वो किरण जहाँ पर, जिस बिंदु पर मिलती है, उस बिंदु पर इस वस्तु का क्या बनता है भैया? प्रतिबिंब बनता है। आई बात समझ में? तो परिभाषा प्रतिबिंब की ये होती है कि किसी बिंदु वस्तु से चलने वाली, आप लिख सकते हो कि किसी बिंदु वस्तु से चलने वाली, बहुत आसान परिभाषा, किसी बिंदु वस्तु से चलने वाली प्रकाश किरण, चलने वाली, बहुत ध्यान से समझिएगा, प्रकाश किरण दर्पण पर परावर्तन के पश्चात, ये परिभाषा क्यों लिख रहे हैं भी आप समझ जाओगे। परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर वास्तव में मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है। परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर वास्तव में मिलती हैं या मिलती हुई प्रतीत होती हैं। वास्तव में मिलती हैं, ठीक है, या मिलती हुई प्रतीत होती हैं, या मिलती हुई प्रतीत होती हैं, उसे उस बिंदु वस्तु का क्या कहते हैं भैया? प्रतिबिंब कहते हैं, इमेज कहते हैं। ये परिभाषा आपको याद रखनी है भाई। प्रतिबिंब कहते हैं उसे, उस बिंदु वस्तु का क्या कहते हैं? प्रतिबिंब। तो पहले प्रतिबिंब की परिभाषा मैंने आपको बता ही दी कि जब दर्पण के सम्मुख किसी वस्तु को रखा जाता है या बिंब को रखा जाता है तो दर्पण में उस वस्तु की आकृति बन जाती है। इस आकृति को उस वस्तु का क्या कहते हैं? प्रतिबिंब। दूसरी परिभाषा मैंने बताई कि किसी बिंदु वस्तु से चलने वाली प्रकाश किरण दर्पण पर परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती है, उस बिंदु को हम क्या बोलते हैं? उस बिंदु वस्तु का प्रतिबिंब बोलते हैं, ठीक है ना। अब प्रतिबिंब दो प्रकार के होते हैं। एक होता है आपका वास्तविक प्रतिबिंब, जिसे आप बोलते हो रियल इमेज, वास्तविक प्रतिबिंब, जिसको आप क्या बोलते हो? रियल इमेज। और एक आपका होता है आभासी प्रतिबिंब, जिसको आप बोलते हो वर्चुअल इमेज। क्या बोलते हो भाई? वर्चुअल इमेज, आभासी प्रतिबिंब, ठीक। अब वास्तविक प्रतिबिंब की जब परिभाषा लिखना है, अगर आपने इस परिभाषा को याद कर लिया तो वास्तविक प्रतिबिंब की परिभाषा आपको रटने की जरूरत नहीं है, बस इसी प्रतिबिंब की परिभाषा में ढूंढ लेना है। वास्तविक प्रतिबिंब की जब भी आप परिभाषा लिखोगे तो लिखोगे किसी बिंदु वस्तु से चलने वाली
प्रकाश किरण दर्पण पर परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर वास्तव में मिलती है, वास्तविक प्रतिबिंब में क्या लिखना है, जिस बिंदु पर वास्तव में मिलती है उसे उस बिंदु वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। क्लियर है ना। इसमें यह नहीं लिखना है मिलती हुई प्रतीत होती है, मिलती हुई प्रतीत होंगी तो आभासी प्रतिबिंब बनेगा। तो आपको वास्तविक प्रतिबिंब की परिभाषा देखना है कि किसी बिंदु वस्तु चलने वाली प्रकाश किरणें दर्पण पर परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर वास्तव में मिलती है उसे उस बिंदु वस्तु का क्या बोलते हैं, वास्तविक प्रतिबिंब बोलते हैं। अगर आपको आभासी प्रतिबिंब की परिभाषा बताना है तो आप बोल सकते हो कि किसी बिंदु वस्तु से चलने वाली प्रकाश किरणें दर्पण पर परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर, अब यहाँ पर वास्तव में नहीं लिखना है क्योंकि आभासी प्रतिबिंब की परिभाषा बता रहे हो, जिस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती है, ये लिखना है, वास्तव में नहीं मिलती है, जिस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती हैं उसे उस बिंदु वस्तु का आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आभासी प्रतिबिंब और वास्तविक प्रतिबिंब की परिभाषा भी आप जान गए। एक पंथ दो काज। अब वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त नहीं, वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है और इस आभासी प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है। इसे आप नोट करके लिख सकते हो या इसी के नीचे आप मुख्य बात में लिख सकते हो कि वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है जबकि आभासी प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है। अब उम्मीद है देखिए आज की क्लास हम इतनी बड़ी ही लेंगे, 20 मिनट की है, ज़्यादा बड़ी क्लास लेंगे तो फिर आप भी बोर हो जाओगे। तो आज उम्मीद करता हूँ आप लोग इतना सीख लोगे। नेक्स्ट क्लास में आप लोगों को हम गोली दर्पण के बारे में बताएंगे, गोली दर्पण क्या होता है, गोली दर्पण कितने प्रकार के होते हैं, इनके बारे में अध्ययन करेंगे। साथ ही में आगे फिर हम बढ़ेंगे। ठीक है, आगे जो भी हमें गोली दर्पण के बाद जो है गोली दर्पण से संबंधित परिभाषाएं कुछ जाननी है। ठीक है, अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनने के नियम, ये सारी चीज़ें पढ़ना है। तो उम्मीद है कि आप सभी को क्लास पसंद आई होगी। क्लास पसंद आई हो तो क्लास को लाइक कीजिए। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। आगे की क्लास पाने के लिए भैया चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।